3 दिनों की गिरावट के बाद अमेरिकी बाजारों से है मजबूती के संकेत और कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद आज भारतीय बाजार दमदार शुरुआत करने के लिए है तैयार। बड़ा सवाल ये कि क्या फिर से लाइफ हाई बनाने की करेंगे तैयारी या फिर रेंज के ऊपरी सिरे पर जाकर अटकेंगे। लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन बाजार में भरपूर होने वाला है। हमारी स्क्रीन पर कल की मिलीजुली चाल के बाद आज क्या करना है आपको ये भी बताएंगे अनिल जी, और कुछ खास डिस्कशन भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बताएं सर, पहले तो आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? ट्रिगर्स दीप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मजबूती के आते हुए दिख रहे हैं। 3 दिन गिरने के बाद अमेरिकी बाजारों में एक रिकवरी आई है। 200 अंकों की छलांग लगाई है डाउ ने। छलांग इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल इतना ही बढ़ता है और नैस्डैक हल्के हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे। ये एक अच्छा संकेत अमेरिकी बाजारों से आता हुआ। वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में सेमीकंडक्टर्स और चिप्स बनाने का जो जॉइंट वेंचर है वो करार टूट चुका है। ये आज की बड़ी खबर है। जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में उन पर रहेगी नजर और इकोनॉमी की मजबूती के संकेत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी देता हुआ दिख रहा है, जहां इस साल इस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 9 जुलाई तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 16% की दमदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी कि आप हम सब मिलकर ढेर सारा टैक्स दे रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एब्सोल्युटली, इसको भी मैंने आज ट्रिगर में ही डाला है। जो आप इकोनॉमी की स्ट्रेंथ की बात कही रहे हैं, इसका इम्पैक्ट दिख ही रहा है सर। डायरेक्ट टीडीएस कट के ही सैलरी आती है, बिल्कुल। ओके, तो ये है सारे के सारे ट्रिगर्स दीप, और 60 अंक ऊपर एसएक्स निफ्टी मजबूती के साथ। बिल्कुल सर, तो एक्शन वहां पर अच्छा बन रहा है। जरा समझाएं भी ग्लोबल मार्केट्स की थोड़ी क्यूज। कुछ ऐसा बड़ा ट्रिगर तो नहीं आया, बट हाँ, पिछला हफ्ता पूरा कंसोलिडेशन रहा, गिरावट वाला रहा। तो हफ्ते की शुरुआत अच्छे नोट पे कैसे हो गई वहां पर? दीप देखिए, नए ट्रिगर की और बड़े ट्रिगर की तलाश है अमेरिकी बाजारों को, और उससे बीच में, और आपको याद होगा 2 दिन पहले हम शुक्रवार को ये बात करते हैं, 500-600 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी है नहीं अमेरिकी बाजारों में, और वहां से 2 दिन वो घट गए उतना, और एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास से घूमे अमेरिकी बाजार। तो बिल्कुल सही जगह से घूमे, जिसका अंदाजा भी था। हम 2 दिन पहले शुक्रवार को यही बात कर रहे थे, 500 से 600 पॉइंट, तो शुक्रवार को 300 पॉइंट घटा, और उससे पहले 200-250 पॉइंट जो घटा था। लगभग अपने करेक्शन पूरा करके सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे। कल के सेशन में खास बात ये थी अमेरिकी बाजारों में कि कोई खास बात थी ही नहीं। कोई ऐसी ट्रिगर, कोई ऐसी खबर जिसके दम पर बाजार बहुत ऊपर नीचे हो, ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर क्यों बढ़े, उसका जवाब यही है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच गए थे, और वहां से 3 दिन तक गिरने के बाद थोड़ा बहुत एक्शन होता हुआ दिखा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ढूंढने जाएंगे खास बात तो खबरों के लिहाज से नहीं दिखेगी, लेकिन एक्शन के लिहाज से दिखेगी। और एक्शन के लिहाज से कल भी जब हम सुबह बात कर रहे थे कि आपको डाउ 300 पॉइंट नीचे देखकर ये लग रहा है कि कमजोर है, ये सब कुछ है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में एक्शन तेजी का था। रसेल 2000 शुक्रवार को भी तेजी के साथ बंद हुआ, कल फिर से रसेल 2000 वहां का स्मॉल कैप इंडेक्स से 0.2% मजबूत है। और आज इसलिए हमने स्मॉल कैप स्टॉक्स में कुछ और इंटरेस्टिंग रिसर्च की, जो हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखिए, अमेरिका में भी स्मॉल कैप शेयरों में गजब की तेजी बनती हुई दिख रही है, जबरदस्त तेजी हो रही है। 2 दिन में स्मॉल कैप इंडेक्स 3% से ज्यादा वहां चल चुका है। सो उससे आप ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल का अंदाजा लगाते हैं। अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर सब जगह एक जैसे हैं। जैसे दुनिया भर में पॉलिटिशियंस एक जैसे होते हैं, वैसे दुनिया भर में रिटेल इन्वेस्टर्स भी एक जैसे होते हैं। उनको स्मॉल कैप शेयर पसंद आते ही आते हैं। और अमेरिका में तो क्या, इतने डेवलप मार्केट हो गए, माइंडसेट ऐसी कि आप पेनी स्टॉक्स और कचरा स्टॉक, जिनको तो सीधा जंक स्टॉक ही बोलते हैं उसको, वो खरीदते हो तो भी किसी को बुरा नहीं लगता कि हम जंक स्टॉक खरीद रहे हैं। खरीदो, आपकी मर्जी। सो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट से जो ट्रिगर आया अमेरिका में, तो कल का एक्शन पूरा का पूरा प्राइस वाला एक्शन था, न कि खबरों वाला एक्शन, और एक अच्छे सपोर्ट लेवल से अमेरिका घूमता हुआ दिखा है। बाकी संकेत लगभग स्टेबल है। न बॉन्ड यील्ड में कोई खास बदलाव है, न डॉलर इंडेक्स में कोई खास बदलाव है, न कच्चे तेल में हल्का सा नीचे आया है, कोई खास बदलाव ऐसा कुछ नहीं। सो आई थिंक ठीक है। अमेरिकी बाजार इंतजार कर रहे हैं कल देर शाम आने वाले महंगाई के आंकड़े का, जो 4% से घटकर 3.1% के आसपास आने की उम्मीद है। महंगाई की दर लगभग 90 बेसिस पॉइंट घटेगी। कल देर शाम आएंगे, आज नहीं, कल देर शाम वो नंबर्स आएंगे, और उसका असर हमारे यहाँ परसों देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है दीप कि कल के इन नंबर्स के बाद तो आज और कल 2 दिन अमेरिकी बाजारों को देखना चाहिए, और उसके बाद इन नंबर्स के बाद अमेरिकी बाजारों का आपको सही डायरेक्शन और आगे पता चलेगा। सो ओवरऑल, लेकिन फॉर अ चेंज आज शुरुआत करने के लिए संकेत अच्छे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो दीप मुझे इस वक्त स्क्रीन पर दिख रही है, ज्यादा नहीं, थोड़े ही सही, लेकिन सारे एशियाई बाजारों में हरे निशान के साथ कारोबार होता दिख रहा है। 2 मार्केट थोड़ा तेजी से भाग रहे हैं, ताइवान और कोरिया 1% मजबूत है। बाकी कोई भी मार्केट ऐसा नहीं जहाँ 1/4% से ज्यादा की मजबूती हो, लेकिन है सब हरे निशान में।
ये अच्छी बात है। तो पूरा का पूरा एक्शन खबरों से हटकर सिर्फ और सिर्फ मार्केट का है, जो कि पॉजिटिव साइड पर है। अच्छा संकेत मानना। हाँ, बढ़िया है। मतलब आपको तो 19,300 के नजदीक पहुंचकर एक ऐसा संकेत तो चाहिए कि जिससे ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर जाने की आप फिर से कोशिश करें, 19,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। वो संकेत आज आपके पास हैं। आ गया संकेत, चलिए बढ़िया है सर। तो अच्छे संकेत दिख रहे हैं बाजार में, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, ये आपको क्लियरली स्क्रीन पर दिख रहा है। अच्छा सर, बात करते हैं फिर जो आज खास डिस्कशन हम लेकर आए हैं। आपने बोला अमेरिका में स्मॉल कैप में एक्शन बन रहा है, 2 दिनों से आउट परफॉर्मेंस आ रही है, बट हमारे बाजारों में तो ऑलमोस्ट 4 महीने, 4 नहीं तो 3.5 महीने तो मान ही लीजिए, जो आपको जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है मिड और स्मॉल कैप्स की तरफ से। और मुझे याद है ये आउट परफॉर्मेंस की बात हम रेगुलरली करते आए हैं, बट इसको काफी समय पहले आपने आइडेंटिफाई किया था। मार्च में जब रिवाइवल आना था तभी से आप कह रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट पर रखिए नजर। तो एक बार वो रिकैप ले लेते हैं और फिर आज के डिस्कशन करते हैं। आज भी दीप और अगले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आपको क्वालिटी मिड कैप्स, क्वालिटी स्मॉल कैप शेयरों में जहां करेक्शन ठीक हो गया है, वहां आपको खरीदारी करनी है कैश में। ऐसा तो मिड कैप स्मॉल कैप नहीं बनेगा दीप, वहीं पे बनेगा। अप्रैल के सेकंड हाफ से हम कह रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप स्मॉल कैप, जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद आए, अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक मई के महीने में दबा के बैठ जाओ। खास बात जिस पर नजर रखनी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मौके ढूंढ। एक चीज क्लियर कट है, जो मैं लाइन बार बार हर रोज एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप स्मॉल कैप, वहीं पर आपका पैसा बनेगा। गॉट इट। क्यों मिड कैप शेयरों का समय है, क्यों स्मॉल कैप शेयरों का समय है, क्यों वहां पर पैसा लगाना चाहिए? अभी भी मौका है, आप कह रहे हैं 100%, उसमें तो कहीं दो राय ही नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी मौके आपके लिए खरीदारी के हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रहेगी, थी और रहेगी। मिड कैप स्मॉल कैप पैसा तो वहीं बन रहा है, वहां तो बना हुआ है, वहीं बन रहा है। पकड़ के रखो, बढ़िया क्वालिटी के शेयर को पकड़ के रखो, अभी भी पैसा बनेगा, अभी भी बनेगा। ये बढ़िया ट्रेंड पकड़ा था सर। मुझे याद है मार्च एंड अप्रैल ऑनवर्ड से जब ये रैली शुरू हुई थी, तब से आप कह रहे हैं लगातार पकड़ के रखो और जल्दी एग्जिट नहीं करना है, पूरा मुनाफा कमाना है इसमें इस बार। बिल्कुल दीप, और अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा बनेगा, अभी भी बनेगा। और फिर मैं बोलूंगा कि जो स्टॉक आपके पास अच्छा है, जिसकी क्वालिटी को लेकर आपको डाउट नहीं, उसको जल्दी से बेचिए मत। जो बायर आपसे शेयर खरीदना चाहता है, जब तो उसको पूरा फोमो ना हो जाए कि मैंने गलती कर दी जो मैंने मार्च अप्रैल मई में नहीं खरीदा, अब मैं किसी भी दाम पर मुझे खरीदना ही पड़ेगा, तब तक आप औने पौने दामों पर मत बेचिए। और मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपके साल, 1.5 साल, 2 साल पहले कोई मिड कैप स्मॉल कैप शेयर खरीदे हुए हैं, वापस लाइफ हाई पर आए हैं, वहाँ भाव आ रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए मत बेच दीजिए कि मेरा भाव आ गया। अभी भी उनको पकड़ के रखिए। सिर्फ भाव आने पर एग्जिट नहीं करना है, पार्किंग नहीं देनी है, आपको कमाना है। हाँ, आपको पार्किंग, वो कहते हैं ना कि विजन बड़ा रखो। एक ये कि आप पार्किंग लॉट में काम कर रहे हो तो पार्किंग चार्जेस ले रहे हो, ये सोचो कि पूरा पार्किंग लॉट में कैसे खरीदूं। एग्जैक्टली बजाय एक गाड़ी से पार्किंग के पैसे लेने के, पूरा पार्किंग लॉट आपका होना चाहिए। वो वाली चीज सोचो, बड़ा सोचो। इसलिए जल्दी से इन शेयरों को अभी आपको बेचना नहीं है, अभी भी पैसा बनेगा। और क्यों बनेगा, अब आज उसके लिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा देना चाहता हूँ। जी सर। पहली चीज तो ये कि जबरदस्त पैसा म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है। जून महीने के जो आंकड़े आए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जो पैसा आया है वो 3,240 करोड़ से बढ़कर 8,640 करोड़, 165% आपका इनफ्लो बढ़कर आया है। तो जैसे ही तेजी लौटी है, कैसे लोग वापस मार्केट में आ रहे हैं, डायरेक्टली आए या म्यूचुअल फंड के थ्रू। पहली चीज, जो एवरेज AUM बढ़ा है वो लगभग 4.5% बढ़ा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, ओवरऑल म्यूचुअल फंड का जो अब लगभग 45 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है जी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो जून के महीने में स्मॉल कैप फंड में जो पैसा आया, स्मॉल कैप से रिलेटेड डेडिकेटेडली स्मॉल कैप फंड से, उसमें आया 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का। ये हाईएस्ट एवर है जी। 5,500 करोड़ रुपए सिर्फ स्मॉल कैप फंड में आ रहे हैं। बाकी फंड मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप फंड में जो पैसा जाता है वो तो अलग है, डेडिकेटेड यहाँ पर है। और ये लगातार तीसरा महीना जहाँ सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप फंड में आ रहा है, मिड कैप, लार्ज कैप, जिससे और किसी भी तरह के कैप से कंपेयर कर लें, स्मॉल कैप फंड पे लगातार पैसा है। इसलिए जहां पैसा आ रहा है तेजी वहीं होगी, खरीदारी वहां होगी। पिछले 12 महीनों में
हर महीने आप देखें तो स्मॉल कैप फंड में पैसा है लार्ज कैप्स के मुकाबले में ज़्यादा है। तो जब हम मार्च के अंत में, अप्रैल की शुरुआत में जब हम स्मॉल कैप की रैली की बात कर रहे हैं तो वो इसी वजह से कर रहे थे कि दिग्गजों में रैली की शुरुआत हो और वहाँ पर आपके पास जहाँ पैसा है। और इनफैक्ट अगर आप देखें साल भर में ओवरऑल 28,000 करोड़ के आसपास का पैसा आया है स्मॉल कैप फंड में। और लार्ज कैप फंड में मालूम है कितना है? 850 करोड़ का आउटफ्लो है, वहां से पैसा निकला है। क्या बात कर रहे हैं? स्मॉल कैप में 28,000 करोड़ आया है। इससे आप अंदाज लगाइए, अगर कोई डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड में पैसा आ रहा है तो फंड के पास तो वहीं लगाना पड़ेगा ना। वो स्मॉल कैप का पैसा लार्ज कैप में तो जाके लगा नहीं सकता। और यही वजह है कि आपने देखा अभी निप्पॉन ने कहा कि हम और एप्लीकेशंस नहीं लेंगे क्योंकि इतना पैसा स्मॉल कैप फंड में आ रहा है कि इसलिए हल्की फुल्की 1-1.5-2 दिन का जो करेक्शन होता है स्मॉल कैप में वापस चल पड़ते हैं, आ जाते हैं, है ना। और इसलिए कई बार आप अच्छी क्वालिटी के आईपीओ को इतने हुए क्यों देख रहे हैं जहां पर अब पैसा है लगाना तो है ही है। अगर आपको ये भरोसा है कि कंपनी ठीक है और लिस्ट ऊपर होगी तो फिर हर फंड लगाना चाहता है, हर फंड थोड़ा शेयर लेना चाहता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि एंकर बुक में भी बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। सो आई थिंक स्मॉल कैप में अभी भी तेजी है। पिछले 7 महीनों से लगातार स्मॉल कैप फंड में 2,000 करोड़ हर साल आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए, ये एक और चीज है। अच्छा, अब दूसरी बात ये दीप कि चलो पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा आने से क्या होता है? जब तक कि परफॉर्मेंस ना आए। पिछले 1 महीने में निफ्टी 3.5% बढ़ा है, स्मॉल कैप फंड 6.5%। वाह, डबल स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप 250। 3 महीने में निफ्टी 10.5%, स्मॉल कैप 20%, डबल। पिछले 6 महीने में निफ्टी 6% बढ़ा है, स्मॉल कैप 11%, ऑलमोस्ट डबल। 1 साल में 21.5% निफ्टी का रिटर्न है और स्मॉल कैप का रिटर्न 30.5%। इससे आप अंदाजा लगाए। अच्छा, ये सिर्फ स्मॉल कैप की कहानी नहीं है, मिड कैप में भी यही इसी तरह की कहानी बन रही है। मिड कैप में भी आप देखिए लगभग 20,000 करोड़ का फंड आया है। तो स्मॉल कैप में 28,000 करोड़ आए साल भर में जी, 1 साल में, पिछले 12 महीनों में। मिड कैप में 20,000 करोड़ आए और 850 करोड़ निकले लार्ज कैप से। इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ठंडे नहीं हो रहे। और इसलिए मैं कह रहा हूं अब भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा बनेगा। और इसलिए आपको याद होगा हमने एक शो भी करा था, करेक्ट, कि क्यों स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों की तेजी और बढ़ेगी। एग्जैक्टली पूरे डेटा के बेसिस पे क्या। अब ये और लेटेस्ट डेटा जो कल आए हैं वो आपके सामने मैं इसीलिए रख रहा हूं ताकि आपका मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर भरोसा बरकरार रखे। अब इस पूरी कहानी में एक चीज जो ध्यान में रखनी है, आप 2 तरह के शेयर खरीद सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में। एक तो ये वो कि जो बड़े मोमेंटम में हो और चलो ठीक है इस पे कुछ न कुछ एक्शन हो रहा है, खबरें आ रही, वो ले लिया। दूसरा वो जो फंड्स के पसंदीदा हैं। और तीसरे वो शेयर हैं जो अब तक नहीं चलेंगे इसलिए चलेंगे, अब बाकी चलेंगे ये नहीं चले। सो इन तीनों कैटेगरी में आपको जो शेयर खरीदने वो कैटेगरी बी के खरीदने, राइट, जो फंड्स के पसंदीदा शेयर है ना। सिर्फ मोमेंटम की वजह से कर रहे तो वो क्या है, आपने लिया 1-2 दिन में बेच दिया कर दिया, वो तो ठीक है। लेकिन अगर वो रह गए तो फिर पता चला कभी करेक्शन आए तो साल 1.5-2 साल आपको सेकने पड़ेंगे। फिर वापस जब भाव आएगा फिर आप सोचोगे अरे मैं तो मतलब कभी कमा ही नहीं पाता, मैं तो हमेशा फंस जाता, फिर मार्केट को दोष देंगे, वो ठीक नहीं। तीसरा जो सिर्फ इसलिए खरीदना है कि अब तक ये नहीं चला है, यही बाकी रह गया इसलिए चलेगा, वो नहीं लेना है। अब तक नहीं चला तो उसका कोई कारण होगा। ठीक है, 15 दिन की तेजी, महीने भर की तेजी में ना चले तो समझ में आता है। पूरे 4 महीने की तेजी हो गई है स्मॉल कैप में, उसके बावजूद नहीं चल रहा था, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी इश्यू है। अब अच्छी क्वालिटी के शेयर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आप कैसे ढूंढेंगे? मिड कैप स्मॉल कैप स्कीम के पोर्टफोलियो उठाइए, देखिए फंड्स की पसंद के शेयर निकाल लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली नीचे आएंगे तो ये फंड के पास पैसा पड़ा है वही आके लगने वाला है। तो मैं आपको याद होगा पिछला शो जब हमने किया था हमने ये डेटा निकाला, करीबन 65,000 करोड़ रुपए पड़े हैं इन म्यूचुअल फंड्स के पास, कैश पड़ा है जो लगने को तैयार है। 65,000 करोड़ सारा का सारा इक्विटी फंड्स के पास पैसा पड़ा है। सो कैश लेवल हाईएस्ट है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में जबरदस्त पैसा आ रहा है, और जहां पैसा है वहां कैसी मंदी। एग्जैक्टली ये डेटा आपको दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि आपका मिड कैप, क्योंकि दीप आजकल सबसे ज्यादा सवाल है ना, हर वीकेंड पे कहीं भी मैं जाता हूँ, कहीं भी सबसे ज्यादा बेच दूं क्या, एग्जैक्टली मतलब सब निकल जाए, वो सवाल सबसे ज्यादा है। इसलिए इस सवाल का जवाब मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से एड्रेस करके दे रहा हूँ कि अच्छी क्वालिटी के शेयरों को बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में न रहे। नहीं तो क्या वापस लिया नहीं जाएगा, और लेंगे तो कुछ ऐसा ले लेंगे जो या तो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है या वैल्यूशन वाइज सस्ता नहीं है, और फिर आप दुखी होंगे। तो इसलिए बेहतर है जो है उसको अच्छे से पकड़ के रखिए। बिल्कुल, तो हाथ से जाने नहीं देना। नहीं, सवाल ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से ऐसी तेजी पकड़ में आई है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ दीप, फोकस पूरा अब
कोविड के बाद एक ही चीज पे, बाजार के बड़े ट्रेंड को छोड़ना नहीं। छोटे वाले तो ठीक है, ऊपर नीचे होंगे, कल चलते चलाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल कल परसों चोला दिया, भाग गया, कल नहीं भागा, नीचे आ गया, ये तो रोज के है, कभी ऊपर कभी नीचे चलेगा। लेकिन बड़ा ट्रेंड है, अगर चोला को 200 रुपए बढ़ना है तो बढ़ना है, वो 200 रुपए की 20 रुपए की कमजोरी चलेगी, 200 रुपए की तेजी नहीं छूटनी चाहिए, है ना। 15-20 रुपए ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन 200 रुपए बनना है तो उसको होल्ड करके पकड़ के रखना है, वो वाली चीज है। तो वो पोजिशनली जो बड़ी तेजी बन रही है या बड़ा मूवमेंट आ रहा है ऊपर या नीचे की तरफ का, वो स्टॉक्स में और सेक्टर्स में मार्केट में पकड़ना जरूरी है, और उसी पर फोकस है हमारा। बिल्कुल सर। और इसमें एक क्रेडिट आपको भी जाता है कि सही समय पर जो सही सलाह आपने दी, जब रैली शुरू हुई तब आपने बोला लीजिए, थ्रू द रैली आपने ये नहीं बोला कि आप जाने दीजिए, होल्ड करिए, मुनाफा अपना अच्छा कमाएंगे। एक भी बार नहीं दी अभी तक नहीं दी। रोज की कमेंट्री से कभी भी, कई बार लोग रोज की कमेंट्री से भी, जैसे बीच में 2 बार हमने बोला कि थोड़ा ऊपर में सावधान रहिए, रेंज बाउंड मार्केट होगा, वो रोज की कमेंट्री है। जो पोजिशनल कमेंट्री और रोज की कमेंट्री में फर्क है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पोजिशनली ट्रेड करते हैं 2-4 हफ्ते, 6 महीने, 2 महीने के लिए, उनकी कमेंट्री अलग होगी, और जो डेली ट्रेड करने वालों की, तो अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ये रोज का काम है, वो तो है ही है। ये तो देखिए, हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है, हाइपर मार्केट है, हर तरह का प्रोडक्ट है। आप जब घुसते तो आप पहले से, हाइपर मार्केट में घुसने की एक ही कंडीशन है, पहले आप डिसाइड करके घुसो कि मुझे क्या लेना है, नहीं तो पता चला जो चीज लेनी है उस काउंटर तक तो पहुंचे ही नहीं, उसके पहले आपकी बास्केट पूरी भर गई है, पैसे भी खत्म हो गए। वैसा है। सो आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है, आपको क्या समझ में आता है, आप इन्वेस्टर हैं, डे ट्रेडर हैं, ऑप्शन करते हैं, कैश के स्टॉक्स लेते हैं, फ्यूचर्स करते हैं, उस हिसाब से आपको देखना जरूरी है, ये ध्यान दो। गॉट इट सर। चलिए, तो एंजॉय करिए, अभी भी होल्ड करिए, अनिल जी आपको सही समय पर सही सलाह देंगे इस पर भी। एक बार कल के भी एक्शन की बात कर लें सर, आज की स्ट्रैटेजी से पहले। थोड़ा कंसोलिडेशन वाला था, ठीक है दीपा, हर रोज बढ़ना नहीं चाहिए ना, रुकना भी चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्शन आए तो गलत क्या है। कल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आधा % की थोड़ी सी कमजोरी रही, होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हेल्दी है मार्केट, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ समय बिताने की कोशिश कर रहा है, और वो ठीक भी है। स्पेशली बैंक निफ्टी आपके लिए थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा रहा है, निफ्टी में तो अभी भी कमजोरी का पहला संकेत आया भी नहीं है। सो आई थिंक ठीक है। मेरे ख्याल से बाजार के बढ़ने की स्पीड मुझे बहुत पसंद है, यही स्पीड होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा आप भागेंगे तो घटने का भी चांस ज्यादा है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब रुक रुक के चलता है ना, तो हर एक का पैसा नहीं बनता। yes, sir. और जब हर एक का पैसा नहीं बनता और हर एक ट्रेड में पैसा नहीं बनता, तो आप में जो एक वो क्या होना चाहिए, अहंकार हो जाता है ना, मैं जो करता हूँ सही करता हूँ, है ना, वो एक कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है जी। वो निकल जाती है कि पैसा बनाना आसान काम नहीं है। एग्जैक्टली। आसान पैसा बनाने का सबसे मुश्किल रास्ता स्टॉक मार्केट है। बस हमेशा ये लाइन याद रखो। तो क्या है अपना, इसलिए आज की स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा मैंने जो फेरबदल किया वो मैं बता दूं। सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच में कारोबार जो होता दिख रहा है वो होने दीजिए, वही मानकर चलिए जब तक कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के पार बाजार न निकले ऊपर या नीचे की तरफ, तब तक आपको रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करना है। और मैं बार बार बोलता हूँ, रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने का सिंपल तरीका है, रेंज के हायर एंड पे आए बेचिए, लोअर एंड पे आए बिना डरे लीजिए। एक ही बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा अगर रेंज तोड़ेगा ऊपर या नीचे की तरफ, बाकी आपको 8-10 बार घूमने का मौका मिल जाएगा। पहली चीज, इन्वेस्टर्स जो है उन्हें तेजी के मार्केट में अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि इसके नीचे जाएगा तो हमें सावधान होना है, अदरवाइज नहीं। वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इस मार्केट में जब रेंज बाउंड मार्केट में है, इंडेक्स में आपको ट्रेड ये करना है कि ऊपर के सिरे पे प्रॉफिट बुक करना है, नीचे के सिरे पे लेना है। अगर आप इंडेक्स नहीं ट्रेड करें तो सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना है। कौन सा? फॉर एग्जांपल, अब से लेके 2 दिन आपको आईटी सेक्टर फोकस में आ जाएगा रिजल्ट के दम पर जी। तो आप वो सेक्टर आइडेंटिफाई कीजिए। फॉर एग्जांपल, मंदी की तरफ आपका ट्रेडर आईटी ढीला है, आपका वहां ट्रेड बन गया। ऑटो मजबूत हो रहा है और तेजी की तरफ है, आपको पता है टाटा मोटर्स मुझे लेना है। सो वो सेक्टर और स्टॉक को आइडेंटिफाई करके उस एक्शन में चले जाइए। दूसरा, तीसरी चीज है, निफ्टी 19,550 और बैंक निफ्टी 45,500, इन दोनों के ऊपर निकल कर टिक जाए तो फ्रेश तेजी करनी है। 19,525 का हाई है, ठीक है, उसके ऊपर निकल के टिकता है, और 45,650 का हाई है बैंक निफ्टी का, लेकिन 45,500 ही काफी है। इसके ऊपर दोनों लेवल के ऊपर निकल के तो नई तेजी करेंगे। फिर आपका जो करेक्शन होना था, टाइम वाइज कंसोलिडेशन होना था, जो थोड़ा वक्त बिताना था वो बिता दिया, अब आगे के लिए तैयार। तो ये 2 लेवल ध्यान रखिए, इसके बाद आपको शॉर्ट नहीं रहना है। ठीक है, 19,550, 45,500, इसके बाद ना शॉर्ट नहीं। अब नीचे की तरफ क्या, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 18,900 19,000 बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है, जो आसानी से टूटेगा नहीं।
अब फ्रेश कमजोरी आपको तब सोचनी है अगर आपको ये सोचना है कि मेरे पोर्टफोलियो में जो शेयर हैं, जो मैंने प्रॉफिट अब तक बनाया है, उसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, तो 18,800 के नीचे जाने के बाद ही कमजोरी का संकेत आएगा। तब तक इन्वेस्टर के लिए कोई कमजोरी का संकेत नहीं है। यानी कि 18,800 900 से 19,500 600-700 पॉइंट की रेंज है। 600-700 पॉइंट का मतलब 3% मुश्किल से होता है। 2 से 3% के रनिंग करेक्शन के लिए आप हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहिए। उससे ज़्यादा करेक्शन होगा तो ये अपने को रिव्यू करना है कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए पोजीशन बनाई वो बेच देगा। और इन्वेस्टर्स ये मान के चले ऊपर का 2-3% आपको छोड़ना आना ही चाहिए। पूरा का पूरा आप नहीं बना पाएंगे, या तो फिर आप थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करते चलो तो वही बात हो जाएगी। तो पूरा अपसाइड लीजिए। ये बैंक निफ्टी 44,000 44,200, जब तक इसके नीचे बंद ना हो तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। दीप एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूँ। यस सर। 50 ट्रेडिंग सेशन हो गए निफ्टी को। 50 ट्रेडिंग सेशन 18,000 के ऊपर बंद होते हुए। एक जमाना था 18,000 हमको माउंट एवरेस्ट नजर आता था जब 16,800 पे थे। 50 ट्रेडिंग सेशन थे और 49 ट्रेडिंग सेशन हो गए 43,000 के ऊपर बंद होते हुए। ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं। और ये सोचो, तो आप सोचो कितना बड़ा मूव आ रहा है और किस लेवल से आ रहा है। ये बाजार की स्ट्रेंथ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जल्दी से मत छोड़ो पोजीशन को, जल्दी से मत छोड़ो। ये आसानी से जाने नहीं देना है, मुनाफा पूरा बनाना है। बताएं सर, फिर आज के तो ज्यादातर संकेत भी ठीक दिख रहे हैं। ज्यादा संकेत आज न्यूट्रल है, एक्चुअली पॉजिटिव ग्लोबल है और सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। बाकी बीच के 4 न्यूट्रल है। नेगेटिव तो नहीं है? नेगेटिव एक भी नेगेटिव नहीं, 4 न्यूट्रल है, 2 पॉजिटिव है। 19,300 19,325 निफ्टी के लिए पहला मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके नीचे आसानी से जाएगा नहीं। अगर गए तो 19,200 19,235 ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। 19,400 435 इस रेंज में खुलेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है आगे। पार करके निकले टिके तो 19,500 525 35 नहीं 525 ये लिखिए। 19,500 525 जो लाइफ हाई है वहां पर बराबर पड़ा, 35 लिखा ना। 535 हाँ, मेरी दूर की नजर में ठीक है सर। ओके, 500 525 ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह। और 550 के ऊपर निकल कर टिके तो फिर नई तेजी के लिए आप तैयार होंगे, तो फिर तो लाइफ हाई बनेगा, तब की तब देखी जाएगी। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 44,700 750 बहुत ही नजदीक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिया है मैंने आपको बैंक निफ्टी पर, क्योंकि बंद आप 44,850 के आसपास हुए। इसके ठीक नीचे 44,400 525 अच्छी खरीदारी की जगह बनती है, इस पर आपको करना है फोकस। ऊपर की तरफ 45,125 45,225 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, पार करके निकले तो 45,300 से 45,415 ये परफेक्ट रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली सब कुछ आपको करनी चाहिए। शॉर्ट भी करना चाहिए, 100%। इस लेवल पे 100% शॉर्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी तो पक्का ही करना चाहिए। निफ्टी में एक बार आप 19,500 पे करो ना करो, बैंक निफ्टी तो कर ही दो। ठीक है सर। अभी भी बैंक निफ्टी कितना ही ज्यादा बढ़ जाए, किसी एक दिन हो जाए, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी उतनी स्ट्रेंथ वापस से लौटी नहीं है जो स्ट्रेंथ निफ्टी में। एक्चुअली एक चीज दिख रही है दीप की, जब बढ़ने का वक्त आता है ना तो बैंक निफ्टी आपको ज्यादा तेजी से भागकर मजबूती दिखाता है, लेकिन जब घटने का वक्त आता है तो निफ्टी आपको कमजोर नहीं होने देता। और उसकी वजह ये कि निफ्टी में कोई न कोई बचाने आ जाता है निफ्टी को। कभी ऑटो आएगा, कभी मेटल आएगा, कभी आईटी आएगा, कभी बैंक्स आ जाएंगे खुद, कभी कोई और आ जाएगा। तो उस हिसाब से घटते वक्त निफ्टी आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है, बढ़ते वक्त बैंक निफ्टी स्पीड ज्यादा लगाता है। लेकिन अभी तो क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी तक वो संकेत आए नहीं कि तेजी की लीडरशिप वहां से आए। तेजी की लीडरशिप तो, और अभी मुझे लगता है कि चांसेस इस बात के ज्यादा है कि पहले निफ्टी वापस से हाई बनाए, बैंक निफ्टी इस बार बाद में बनाए। अच्छा। हाँ, वैसे वो मोमेंटम दिख रहा है। हाँ, वो हिसाब कल वो भी था। ठीक है सर। थोड़ा पुट कॉल रेशियो बढ़कर है, हल्का सा बढ़ा है 0.98, कोई दिक्कत की बात नहीं। बैंक निफ्टी का तो कम ही हुआ है 0.74, 1 बेसिस पॉइंट तो कंफर्टेबल है। विक्स भी आपका कंफर्टेबल है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 2% वापस बढ़ी है, सिंपल, कोई खास बदलाव नहीं। ठीक है सर। मौजूदा पोजीशन छोटे स्टॉप लॉस कल वाला ही रखेंगे 19,275 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। जिनको थोड़ा डीप रखना है 19,200 रख सकते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा रखना नहीं है, रेंज के आसपास नीचे के सिरे पे 19,275 काफी है, और गैप से खुलने के बाद तो पक्का यही रखना चाहिए। और बैंक निफ्टी पर 44,700 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे एक ही स्टॉप लॉस। जिनको दूर रखना है वो 44,450 का रख सकते हैं, लेकिन मेरी राय यह है कि 44,700 ही काफी, ज्यादा दूर का क्यों रखें स्टॉप लॉस, इतना काफी है। शॉर्ट साइड पर 19,550 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे एक ही स्टॉप लॉस है आपके लिए 19,550। और बैंक निफ्टी पर जरूर अलग अलग दिया है। इंट्राडे 45,225, क्लोजिंग 45,350। लाइफ हाई आपकी 45,351 की, क्लोजिंग 45,339 की है। उसके ऊपर अगर वापस बंद होता है तो फिर शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है। गॉट इट सर।
नई पोजीशन खरीदा निफ्टी जी। कल का लो 19,325 के आसपास है, 19,300 परसों का लो है, आई मीन शुक्रवार का। उसके ठीक नीचे 19,275 पे स्टॉप लॉस लगाकर खरीदना है। 400, 435, 500, 525 चार ही टारगेट है। 525 के ऊपर खुला नीला आकाश है, ब्लू स्काई जोन है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और क्योंकि आगे पोजिशन भी ज़्यादा नहीं है, 19,600, 700 के पुट कॉल पे कोई ज़्यादा राइटिंग भी नहीं है, तो 19,525 के ऊपर खुला नीला आकाश है। ट्रेल करते चलेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जो लोग बेचने का प्रण लेकर आए हैं कि मुझे बेचना ही है, वो जितना 19,500 के नजदीक बेचेंगे उतना बढ़िया है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बिकवाली की राय है, 19,435 पे बेचना नहीं है, खाली मूड बनाना है। ओके, तो देखना है, माहौल देखना है, माहौल देखना है। बेचना नहीं है। माहौल खराब होता दिखे तो ही बेचना। अदरवाइज 19,500, 525 की रेंज अच्छी है जहां आप बेच सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस है, छोटा तो नहीं बट ठीक ठाक ही है, 19,600 का स्टॉप लॉस है। चाहे तो आप 550 का लगा सकते हैं। टारगेट जो बनेगा 19,400, 375 दो छोटे टारगेट, 350, 325 और 300 तक के फाइनल टारगेट। ज्यादा बड़े टारगेट भी नहीं दिए दीप, 100, 125, 150 पॉइंट के ही है। तो बेसिकली 300, 500 की रेंज हो गई, 19,300, 19,500 की रेंज बेसिकली डेटा से निकल कर आ रही है। ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है, एक रेंज जो मैं रोज दे रहा हूँ, जो रोज नहीं आ रही, आज फिर दूंगा ताकि ना आए। 44,400, 44,525 इस रेंज में अगर आए तो खरीदिए, नहीं आए तो आपका कुछ भी नहीं लेके जा रहा बेचारा, नहीं घट रहा है वही ठीक है। 44,300 स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 44,700, 750 दो छोटे टारगेट, 800, 850 दो मीडियम टारगेट, 925 और 45,000 तक के फाइनल टारगेट के लिए अगर इस रेंज में आए तो निशाना मार दीजिए। अदरवाइज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी खरीदने की राय है। 44,700 का कल भी स्टॉप लॉस दिया था यहाँ पर, और आज भी यही स्टॉप लॉस है। टारगेट 45,000, छोटा सा एक पहला टारगेट 44,925 का होता है, वो आप मन में याद रख लीजिए। ऊपर के टारगेट जो 45,000 से लेकर 45,400 के बीच में मल्टीपल निकल कर आते हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि धीरे धीरे घटते घटते आए ना, तो सब लेवल्स बहुत नहीं हो गए। 45,000, 45,000, 75, 125, 175, 225, 300, 350 और 400 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। लेवल 8 दिखेंगे लेकिन रेंज 400 पॉइंट की है। 400 पॉइंट। ठीक है सर, गॉट इट। तो ये है आपके लिए सारे बेचने के लिए। हाँ, मैं भी सोचा था आपका बेचने का। 45,175 के आसपास मूड बनाइए कि यहाँ बेचना चाहिए, या 225, 45,175, 225 पहली रेंज जहाँ आप सोच सकते हैं। 300, 350 पे पक्का बेचना चाहिए। इनफैक्ट आप 400 तक भी बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस 500 का होगा आपका, 45,500 का। तो अगर मुझे 3 टुकड़ों में बेचना है तो पहला टुकड़ा होगा जहां बेचना चाहिए 175, 225, दूसरा टुकड़ा होगा 300, 350 और चौथा टुकड़ा होगा, तीसरा टुकड़ा होगा 400, 415 के आसपास। या 3 जगह बेचिए। 45,500 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो वापस बनकर आएंगे 45,125, 45,075 और 45,000 तीन छोटे टारगेट है। 44,925, 44,850 दो मीडियम टारगेट, 44,800, 44,750 तक के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली करेंगे। गॉट इट सर। चलिए, ये अग्रेसिव ट्रेडर्स ध्यान रखें अपनी पोजीशंस का। बैंक निफ्टी में बाय का मौका मिलेगा और निफ्टी में सेल का मौका मिलेगा। बैन लिस्ट लगातार बढ़ रही है। कल 3 और स्टॉक्स बैन में आ गए, जिनकी बात हम कर भी रहे थे क्लोजिंग में। इंडिया बुल्स हाउसिंग, पीएनबी और जी एंटरटेनमेंट, इन तीनों की फ्रेश एंट्री हुई है बैन में। और मौजूदा स्टॉक्स जो बैन में ऑलरेडी बने हुए हैं, ग्रैन्यूल्स, इंडिया सीमेंट्स, डेल्टा कॉर्प, बीएचईएल, तो 7 स्टॉक्स हैं आपके। तो आशीष की अनुपस्थिति में कल इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस किसकी आई है? कुशल ओके। कुशल भी बैन से बेनिफिट में काफी बड़े हैवीवेट साबित होते दिखते हैं। पहले ही दिन 3 डाल दिए। वेरी नाइस। बैन लिस्ट भी हैवी हो रही है। 7 स्टॉक्स हैं बैन में। अच्छा, डेटा भी समझाएं सर। कल एफएसडीआईएस जो आज दोनों आपने न्यूट्रल दिखा। अच्छे हैं नंबर्स, एक्चुअली छोटे हैं बट अच्छे हैं। 588 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईएस की है। 288 करोड़ की कैश में खरीदारी लोकल फंड्स की है। वायदा कारोबार में 320 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे एफआईएस ने और ओपन इंटरेस्ट घट कर आया, यानी कि थोड़ी सी शॉर्ट काटी है। स्टॉक्स में जरूर बिकवाली की है 1025 करोड़ की, लेकिन ठीक है ब्रॉडली, इसलिए नंबर इन लाइन है, मतलब कोई खास अच्छे या खराब नहीं, इसलिए न्यूट्रल रखें। और 300 करोड़ की लोकल फंड्स की खरीदारी भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है 2-3 दिन बेचने के बाद, इसलिए वो भी न्यूट्रल है। एफएनओ में जो डेटा काम के हैं दीप, वही 19,400। कल अपना मेक और ब्रेक लेवल यही था कि 19,400 से तेजी गिनी है, और 19,400 के नीचे तो आप अभी भी मजबूत नहीं है, आज भी वही है। अच्छा, हाँ, 19,400 पर 68 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, जो कि हाईएस्ट है। 19,400 के कॉल पर 1 करोड़ 3 लाख शेयर है जो कॉल राइटर। तो जैसे आप 19,400 के ऊपर निकल कर टिकेंगे तो पहली बार कॉल राइटर फील करेगा कि क्या मुझे शॉर्ट रहना है। बड़ा फर्क है। कॉल राइटर का सिस्टम क्या है दीप, पहले जो सिस्टम था कॉल राइटर क्या करते थे, जिस प्राइस पे आपने कॉल बेचा हुआ
उससे 100 पॉइंट ऊपर अगर निफ्टी निकल गया तो फिर नीचे वाला काटना शुरू करता था। जैसे 19,400 का आपने कॉल बेच रखा है और स्पॉट पे 19,500 के ऊपर निकल गया। अब चूंकि मशीन ट्रेडिंग बहुत हो रही है, एल्गो ट्रेडिंग बहुत हो रही है और वॉल्यूम्स ज्यादा होते हैं, फास्ट ट्रेड होता है, कई बार घूम जाता है। अब ये रेंज 50 पॉइंट की होने लगी है। तो अब क्या होगा, 19,450 के ऊपर टिके तो 19,400 वाला कॉल राइटर काटना शुरू करेगा, तो वो फिर 19,500 ले जाएगा। फिर 19,500 के ऊपर निकलना है कि निकलना है, वो 19,450 का कॉल राइटर डिसाइड करेगा कि वो कितना एग्रेसिवली काटता है ना। सो आई थिंक 19,400 मेक और ब्रेक लेवल है। 19,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ 9 लाख शेयरों का है, वहां पर आपके लिए रुकावट है 500-525 लाइफ हाई के आसपास है। सो नीचे में 19,400, ऊपर में 19,500, ये आपके लिए डेटा दिख रहे हैं। 19,400 के नीचे कोई खास डेटा नहीं, 50-55 लाख का ओपन इंटरेस्ट 19,300 के पुट पर है, छोटा है। 45,000 एक ही लेवल है इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी पर, मेक और ब्रेक। और जो आपको समझना समझ लो, 150 पॉइंट बढ़ेंगे तब तक भी आप कमजोर हैं। अच्छा, 45,000 से तेजी गिनी है, उसके पहले नहीं। और उसका रीजन है कि 45,000 के लेवल पर पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है और इसी को लेकर लड़ रहे हैं 2-3 दिन से ये लोग। 45,000 मेरा, 45,000 मेरा। अभी 2 दिन से तो मंदी करने वाले हावी है, आज देखते हैं क्या होता है। 45,000 के पुट पर 27 लाख शेयर है, कॉल्स पर 47 लाख शेयर। आज के सेशन में एक जो सबसे बड़ी पॉइंट तेजी करने वालों के लिए जाती है कि कॉल राइटिंग दबा के होके रखी है। शॉर्ट्स ज्यादा है, लॉन्ग्स कम है, पुट राइटिंग कम है, कॉल राइटिंग ज्यादा है। यानी कि पुट राइटिंग यानी कि तेजी की पोजीशन कम बनाई हुई वायदा करवा रहे हैं, कॉल राइटिंग यानी कि मंदी की पोजीशन ज्यादा बनाई। और आपको जैसे ही गैप मिलेगा, और अगर ये गैप शुरुआत के 15-20 मिनट सस्टेन कर गया तो कॉल राइटर बैकफुट पे आएगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा आज के लिए। ऊपर में 45,200, उसके बाद हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है 35 लाख शेयर, वहां पर कॉल्स में है बैंक निफ्टी। इंटरेस्टिंग सेशन होना चाहिए। चलिए, पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने और नजर रहेगी बाजार के एक्शन पर भी। हमारे मेहमान भी बस जुड़ने के लिए तैयार हैं। उससे पहले आइए आज की खबरें और ट्रिगर, साथ ही ब्रोकरेजेस भी जान लेते हैं। नुपुर, अरमान और आशीष हमारे साथ स्टूडियो में। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर और खबरें आज की। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है तो कैश से कुछ नतीजे आएंगे आज। एल्कन इंजीनियरिंग, पीसीबीएल, प्लास्टिकबेड्स इंडिया के आज नतीजे आने वाले, तो ये तीनों स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है तो यहाँ पे भी आज काफ़ी सारा डेटा सामने आ सकता है रेट्स को लेकर, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। एवलन टेक्नोलॉजी पर रखनी नज़र क्योंकि 50% का जो एंकर लॉक इन है 90 डेज का, वो आज खत्म होने वाला है, तो ये भी यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको नजर आ सकता है। अदानी हिंडनबर्ग केस के मामले पर आज सुनवाई होगी तो यहाँ पर भी रखनी है नज़र। आईपीओ के लिए आज से सेंको गोल्ड, जहां पे अलॉटमेंट डेट है आज आईपीओ की, 77 टाइम्स भरा था और 405 करोड़ की इसकी इशू साइज थी, तो इस पे भी रहने वाली है नजर। एक स्टेट के चलते आपको एडजस्टमेंट काफी सारे स्टॉक्स में दिखेगा। डॉक्टर रेड्डीज 40 रुपए का फाइनल डिविडेंड है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नजर आएगा। पर्स्टन सिस्टम 10 रुपए के स्पेशल डिविडेंड के साथ टोटल 22 रुपए का डिविडेंड है, तो यहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट होते हुए नजर आएगा। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले गुजरात पीपावाव, जहाँ पे Q1 में जो कंटेनर वॉल्यूम है वो 6.5% से ज्यादा बढ़कर आते हुए नजर आया है। हाइबल की बात करें तो यहाँ पे हल्की फुल्की गिरावट आपको दिखेगी, तो ये गुजरात पीपावाव भी आज फोकस में रहने वाला है। इसके अलावा जून के महीने में जो लाइफ इंश्योरेंस का न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसका भी अपडेट सामने आया है, जहाँ पे HDFC लाइफ में देखे तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको दिख रही है, 32% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ देखे तो 22% की ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आ रही है। मैक्स लाइफ 45% जो लाइफ इंश्योरेंस का न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो YOY बेसिस पे बढ़ता हुआ आया है, लेकिन SBI लाइफ में 13% की आपको गिरावट दिखेगी, तो यहाँ पे थोड़ी कमजोरी आज के दिन आ सकती है। LIC का भी डेटा देखे तो 21% की यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है और इंडस्ट्री लेवल पे 18% की न्यू बिजनेस प्रीमियम में पिछले साल के कंपेरिजन में ग्रोथ आती हुई दिखी है, तो सारे के सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस का इंटरेस्टिंग अपडेट आया, देखते हैं उस पर स्टॉक्स का भी कैसा रिएक्शन रहेगा। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? जी गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले वेदांता पर ध्यान रखें क्योंकि चिप बनाने को लेकर वेदांता और फॉक्सकॉन का जो है वो JV टूटा है। उसमें अगर आप बात करें दोनों ही कंपनियां नए पार्टनर जो हैं वो तलाश करेगी और निवेश के लिए जो है वो प्रतिबद्ध हैं। वही उसी के साथ साथ फॉक्सकॉन की वेदांता की डील पर रद्द करते हुए सरकार का जो रद्द हुई है उस पर सरकार का भी बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत में के लिए सेमीकंडक्टर प्लान पर इसका जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। UPL, PI इंडस्ट्रीज, रैलीज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि FMC की बात करें, जो FMC कॉर्पोरेशन जो US की दिग्गज एग्रोकेमिकल कंपनी है, उन्होंने Q2 और पूरे साल के लिए जो है वो गाइडेंस घटाया है और इसके चलते अगर आप देखें खबर, मौसम और लो इन्वेंट्री के कारण जो है वो गाइडेंस घटाते हुए दिखे हैं। APL अपोलो ट्यूब्स, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी APL अपोलो बिल्डिंग को SIPB से बात करें तो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से लगभग 500 करोड़ का जो है इंसेंटिव उनको ये मिलता हुआ दिखा है।
टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पर OSSE, जो कि अगर फ्रांस देखेंगे OC स्मार्ट सिम यूरोप जो है उनमें बेचा हुआ जो लगभग बचा हुआ लगभग 42% हिस्सेदारी जो है उन्होंने पहले ही 58% हिस्सेदारी खरीद ली थी। अब जो बची हुई हिस्सेदारी है वो भी वो खरीद लेंगे, तो लगभग उनकी पूरी हिस्सेदारी 100% हो जाएगी और ये जो बची हुई हिस्सेदारी वो लगभग 100 करोड़ के आसपास में खरीदी जाएगी। कार्ट्रेड टेक, यहाँ पर सोबेक ऑटो को पूरी हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए उन्होंने करार किया है और ये जो पूरी हिस्सेदारी है वो लगभग 538 करोड़ में जो है खरीदी जाएगी और ये पूरी ऑल कैश डील है। सांगी मूवर्स, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में IPP जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनसे लगभग 150 करोड़ का जो है इनको वर्क ऑर्डर मिला है। वाडीलाल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 10 जुलाई को जो खबर पर जो आई थी वहाँ पर उससे जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी उन पर सफाई देते हुए कहें, खबर ये थी कि बैन कैपिटल जो है वो वाडीलाल को जो पूरा है खरीद सकता है। उस पर सफाई देते हुए उन्होंने ये कहा है कि इस बिजनेस के दौरान कंपनी लगातार जो है रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, निवेश हुआ या विनिवेश के अवसर जो है वहाँ पर ध्यान देती रहती है। और अंत में बल्ड डील्स की अगर आप बात करें तो साइन DLM, जहाँ पर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने लगभग 5 लाख शेयर्स 403 के भाव पर खरीदे। ओके, तो ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग अपडेट्स और कल की नई लिस्टिंग पर थोड़ी फंड्स के खरीदारी भी आई है। ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं इस पर भी डालते हैं नजर आशीष के साथ। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले SBI का, जहां पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1155 रुपए के लक्ष्य के लिए, वहीं मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा 1000 रुपए का लक्ष्य दिया है। 836 की क्लोजिंग है। इसके अलावा JP मॉर्गन अगर आप देखें तो पूरे IT पैक के ऊपर हद से ज्यादा बेरिश हो गए हैं। LTTS पर अगर आप देखें तो अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2900 रुपए का टारगेट है, 3919 रुपए का भाव चल रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम पर भी अगर आप देखें तो सिमिलर रेटिंग है, 4748 की क्लोजिंग है, 4100 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। टाटा एलेक्सा यहाँ पर देखिए 7487 की क्लोजिंग है, 4600 का टारगेट दिया, अंडरवेट की रेटिंग है। KPI टेक में 1061 का भाव है, 540 का टारगेट। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूपी यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा 856 के लक्ष्य के लिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन यहाँ पर मैक्वारी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 672 का क्लोज है, 620 का टारगेट ये दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि वीकर एक्सपेक्टेड है, जो वॉल्यूम आई है वो अनुमान से थोड़ी सी वीक देखने को मिली है, लेकिन थोड़े से मार्केट शेयर देखने को मिले तो यहाँ पर फोकस रहेगा। बजाज ऑटो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 4898 की क्लोजिंग है, 5063 का टारगेट दिया है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1711 से लक्ष्य बढ़ाकर 1765 कर दिया है। और अंत में भारती एयरटेल, यहाँ पर अगर आप देखें तो CRSC की तरफ से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जहां पर ये कह रहे हैं कि क्लाउड सर्विसेज में कंपनी की पकड़ काफी अच्छी है और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल इतनी है कि भारत में कारोबार अगले 5 साल में 3 गुना बढ़ सकता है, तो ग्रोथ काफी बढ़िया है। खरीदारी की राय दे रहे हैं, 885 की क्लोजिंग है, 1030 रुपए का टारगेट है। वहीं मैक्वारी भी अगर आप देखें तो खरीदारी की राय दे रहे हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये सारी बस आज रिपोर्ट इतनी है, आज एक भी दमदार रिपोर्ट नहीं है सर। सारी ये बंद हो रही क्या IT कंपनियां? जो हिसाब से JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, गजब के, मतलब KPIT पे टारगेट आधे, 540 का टारगेट 1060 वाले का, कमाल है। ओके, टाटा एलेक्साई 7500 का 4600। ओहो, LTTS 3900 वाला 2900। अच्छा, सिटी की भी विप्रो पे देखिए 390 वाला है, लेकिन टारगेट 335 के है, तो मतलब IT पे कोई भी अभी तक बुलिश हो ही नहीं रहा है। चलिए आइए देखते हैं अब आज के सेशन में क्या रहेगा। एक्शन एक्सपर्ट है हमारे साथ तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का। गुप्ता साहब के साथ करेंगे आज शुरुआत। सुप्रभात गुप्ता साहब, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, पिक ऑफ द डे कैश सेगमेंट का स्टॉक है आज GIC RE, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ये कंडीशनल पिक है अनिल जी, 192 रुपए के ऊपर खरीदारी करके चलने की सलाह है। क्लोजिंग कल 190 रुपए 20 पैसे की है, तो अगर 192 रुपए के ऊपर ड्यूरिंग द डे जाता है तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 188 रुपए का स्टॉप लॉस और 204 210 रुपए के दो टारगेट्स के लिए GIC RE आज के लिए पिक ऑफ द डे। 204 210 दो टारगेट खरीदे GIC RE 192 के ऊपर निकलने के बाद। यह है कंडीशनल बाय गुप्ता साहब की तरफ से। अविनाश गोरक्षकर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सुप्रभात, बताएं आपकी पसंद का शेयर।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज दो स्टॉक्स जो डिफेंस स्पेस में काफी अच्छे लग रहे हैं, इनफैक्ट फ्रॉम अ मीडियम टर्म एंगल, उसके ऊपर बात करूंगा। पहला तो भारत फौज है। देखिए, भारत फौज में जो हमने देखा है वो बेसिकली ये है कि डिफेंस और एरोस्पेस, ये दो एरियाज है जहां पे कंपनी बहुत एग्रेसिवली फोकस कर रही है। इनफैक्ट डिफेंस की जो ऑर्डर बैकलॉग है वो करीबन 2000 करोड़ है। पिछले साल कंपनी ने करीबन 13,000 करोड़ पे करीबन 560 करोड़ का प्रॉफिट किया। इस साल हमको लग रहा है कि डिफेंस में एक बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, इन्होंने जो अटैक आर्टिलरी गन लॉन्च की है, इसकी डिमांड कंपनी के हिसाब से काफी बड़ी है। कम से कम 1500 गन्स डिफेंस मिनिस्ट्री खरीदेगी, ऐसा उनका मानना है। तो यहाँ से डेफिनेटली एक बहुत अच्छा जंप आने की उम्मीद रहेगी। मेरे ख्याल से अगर 12 से 15 महीने की अगर कोई टाइम फ्रेम रखता है तो करीबन 975 980 का टारगेट प्राइस यहाँ पे मिलेगा। तो डेफिनेटली करंट प्राइस पे भी भारत फौज को खरीदना चाहिए। और दूसरी कंपनी अनिल जी, जो कल एल&टी का जो टाई अप हो गया है स्पेन की कंपनी नवंटिया के साथ, जो सबमरीन्स बनाने वाले, वो बहुत ही बड़ी डिफेंस की अपॉर्चुनिटी है। और कम से कम 3 से 5 साल का ये ऑर्डर रहेगा। हमारे हिसाब से ये ऑर्डर बहुत ही एक पाथ ब्रेकिंग ऑर्डर है और पूरे डिफेंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर ये एल&टी को मिला है। ये जॉइंट ऑर्डर है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट नंबर्स पे आएगा वो मेरे ख्याल से FY25 से शुरू होगा। तो 2400 का करंट लेवल अभी एल&टी का है। हमको लग रहा है कि एल&टी भी डिफेंस में एक अच्छा विकल्प बन सकता है और करीबन 2600 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो भारत फोर्ज और एल&टी दो डिफेंस वाले शेयरों पर रखिए फोकस। यहाँ पर रहेगा पूरा का पूरा एक्शन। और प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं फ्रांस जा रहे हैं 13 तारीख को, 13-14 तारीख, 2 दिन वहाँ पर, गुरुवार शुक्रवार को वहाँ पर रहेंगे। तो कुछ न कुछ बड़े एक्शन वहाँ पर भी होते हुए आपको नजर आएंगे। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर क्या है इरादा? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, इरादा एकदम नेक है, मतलब कि आप थोड़ा सा देरी के बाद आए, लेकिन मैं समझता हूँ अनिल जी, जब भी आप गुप्ता जी के साथ शुरुआत करते हैं तो वो मतलब कि क्रम के हिसाब से नहीं होता है। गुप्ता जी को अलर्ट करने के लिए आप कई बार गुप्ता जी के पास चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना बिल्कुल भी नहीं। आप जरा भी गलत फहमी में न रहें। आप कुणाल जी के पहले ही आए, तीसरे नंबर पे ही हैं आप। आपके पहले गुप्ता जी और उसके बाद अविनाश जी आए। पूरे क्रम का पूरे तरह से पालन किया गया है और आप इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि आप कुणाल जी के पहले हैं। आपको वो इस पे खड़े होने पे का मौका मिला है, पोडियम पे खड़े होने का मौका मिला है। ब्रोंज मेडल ही सही मिला तो है आपको। जी सर बताएं। अनिल जी, खुश तो गर्व तो गुप्ता जी कर रहे हैं जब आपने बोला कि आप कुणाल जी के पहले आए हैं। तो अनिल जी, आज एक ही व्यक्ति को गर्व कुछ ही लेने देते हैं। और जो मेरा अनिल जी पिक ऑफ द डे है वो है भारती एयरटेल। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नए हाइट्स पे खड़ा हुआ है। 885 के अराउंड की क्लोजिंग है, 864, 864 का स्टॉप लॉस लगाना है, 940 950 का टारगेट है। और अनिल जी, हमारे जो मित्र हैं आशु मदान जी, एक बार उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली फोन करके बोला था, जब भी कभी भारतीय एयरटेल रिकमेंड करो तो एक लाइन कह रहे थे ऐड करना। जैसे सब लोग ROC, ROE, सुनील सिंघानिया जी, एवेकस का नाम लेते हैं, तो कह रहे जब भी कभी भारतीय रिकमेंड करो तो उन्होंने बोला मुझे कि बताना कि आशु जी भारती का कनेक्शन यूज करते हैं। अच्छा, भारती के वो मतलब उपभोक्ता हैं ऐसा? हाँ, वो कहते हैं कि सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी मतलब कि ग्लोबल मतलब कि रोमिंग में भारती की है। नहीं, वो तो खैर उनकी तो हर चीज को वो सबसे बढ़िया मानते हैं। आप मानते हैं कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है? आपका क्या मानना है? देखिए अनिल जी, मेरे को तो देखिए भारती तो अनिल जी मैं यूज करता हूं, बट मेरे को सबसे अच्छी कनेक्टिविटी लगती है ग्लोबल में जियो की। हाँ। बाय डिफॉल्ट अनिल जी एक टेक्निकल स्नैग है कि मेरा जो जियो का नंबर है ना, बिना इंटरनेशनल रोमिंग के अपने आप रोमिंग हो जाता है, तो उसको मैं रिसीव नहीं करता हूं अनिल जी। ड्यूल सिम मैं उसको रिसीव नहीं करता हूं, तो देख के वो दूसरे नंबर से कॉल कर लेता हूं। तो सबसे बढ़िया तो अनिल जी जियो हो गया, जो फ्री में मुझे इंटरनेशनल रोमिंग दे रहा है। चलिए बढ़िया है। तो बंसल जी की तरफ से राय भारतीय एयरटेल खरीदारी करने की डेडिकेटेड टू आशु जी। आइए कुणाल जी का भी है स्वागत। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। आज बंसल जी ने ऐसा क्या किया कि ने अपने तीसरे स्थान पर रखा है। हाँ। तो अनिल जी जो भी किया हुआ अनिल जी उसको रिपीट परफॉर्मेंस कल भी कराने का मैं प्रयास करूंगा। जरूर। तो अनिल जी पता चला कि लेट आए इसलिए तीसरे नंबर पर है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बैंग ऑन। बताएं सर। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है और खरीदना है एस्कॉर्ट्स। कल हमने देखा एस्कॉर्ट्स में अच्छी तेजी बनी है, सारे ऑटो स्टॉक करके बहुत शानदार मूव दिखा रहे हैं। एस्कॉर्ट्स ने उस तरह का मूव अभी तक नहीं दिखाया,
लेकिन कल का जो मूवमेंट है उससे लगता है कि एक्सपोर्ट्स भी एक बड़ा कैचअप प्ले करेगा। तो मौजूदा स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है एक्सपोर्ट्स में। यहाँ एक स्टॉप लॉस रखें 2245 का, 2245 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 2325, इवेंचुअल टारगेट 2355। तो 2325, 2355 के लक्ष्य के लिए एक्सपोर्ट्स में खरीदारी। ओके, एस्कॉर्ट से वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी की। आइए राय सुमित जी की भी जान ली जाए। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो आज पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है बंसल जी की तो आप सुमित जी जानते हैं बीच में कुछ कुछ बोलने की आदत है, तो आज आपके साथ ऑडियो भी बंसल जी का मिक्स हो गया। बताएं सर, प्लीज कंटिन्यू। अभी आवाज आ रहा है अनिल जी? आपका तो पहले भी आ रहा था, आपके साथ साथ बंसल जी का भी आ गया। तो ऐसा है तो डबल आ गया है, तो आप रुके क्यों लेकिन? मुझे लगा आप बंसल जी को बीच में कुछ पूछ रहे थे। ना ऐसे तो कोई भी बीच में घुस जाएगा, रुका मत करो, आप तो चालू रखो। जी जी ओके। तो अनिल जी, आज का जो स्टॉक है वो है हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एचएल के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 3770 के आसपास एचएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 3700, 3710 ये सपोर्ट लेवल है, तो 3700 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 3850 से लेके 3910 तक के लेवल ऊपर में एचएल में देखने को मिल सकते हैं। तो डिप में खरीदारी करें, 3700 का स्टॉप लॉस लगाएं, 3850 और 3910 ये टारगेट एचएल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो डिफेंस से जुड़े स्टॉक्स पर आपको एक्शन दिखेगा। एचएल की बात कर रहे हैं सुमित जी, अभी एलएनटी की बात कर रहे थे अविनाश जी। कल मझगांव डॉक पर भी हमने जबरदस्त एक्शन बनते हुए देखा, तो वापस ये पूरी स्पेस आपको बजिंग होते हुए दिख सकती है। अविनाश जी, कल इंश्योरेंस स्टॉक्स में थोड़ा अच्छा एक्शन था। आईसीआईसीआई प्रू इन पर्टिकुलर आउट परफॉर्म कर रहा था, बट जून महीने का लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की अपडेट आपको आते हुए दिखा है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहां पर न्यू बिजनेस प्रीमियम 13% बढ़कर आया है। एलआईसी की बात करें तो 21% न्यू बिजनेस प्रीमियम बढ़कर आया। तो जून का महीना अच्छा रहा है सर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जरा अपनी राय दें एक बार। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए जून का डेटा इंडिकेट कर रहा है कि पिकअप इंश्योरेंस मार्केट में बहुत अच्छी तरह से हुआ है। हमारा मानना है कि नॉट ओनली Q1 FY24 का सारे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन जो मार्जिन्स है वो भी उसमें अच्छा पॉजिटिविटी और इजाफा होने की पॉसिबिलिटी है। रही बात आईसीआईसीआई प्रू की बात करें या टिपिकली एचडीएफसी लाइफ की बात करें, तो हमको लग रहा है कि ये दोनों विकल्प मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे हैं। एलआईसी में हमको लग रहा है कि देखिए ग्रोथ तो काफी अच्छा आ गया है 20% का, लेकिन किस प्रकार के मार्जिन्स पे ये काम करेंगे और किस प्रकार का प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, ये मेरे ख्याल से Q1 के नंबर्स के बाद ही पता चलेगा। मेरे ख्याल से एलआईसी में भी थोड़ी बहुत अपटिक आपको देखने को मिलेगी, बट आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी लाइफ ये मुझे लग रहा है और भी अच्छे विकल्प है प्राइवेट सेक्टर स्पेस में। और आज आपको अच्छी शॉर्ट टर्म तेजी भी देखने को मिलेगी, प्लस Q1 के नंबर्स आने के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी, हमारा मानना है कि इस साल डेफिनेटली सारे इंश्योरेंस कंपनी शुड डू सिग्निफिकेंटली बेटर देन लास्ट ईयर। तो डेफिनेटली खरीदने का मौका है, बट लंबी नजरिए से खरीदने का मौका है, ऐसी है अविनाश जी की राय। इंश्योरेंस स्टॉक्स, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स, इन पर आज रखेगा आप नजर है हमारी वेदांता पर भी। इसके चार्ट पर भी एक बार पहले राय ले लेते हैं। सुमित जी जरा देखें, जो फॉक्सकॉन के साथ ये जॉइंट वेंचर करने वाले थे सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए भारत में, वो कॉल ऑफ कर दिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से कहना है कि वो अभी भी इसके लिए कमिटेड है, नए पार्टनर की तलाश करेंगे। जरा वेदांता के चार्ट पहले अपनी राय दें सुमित जी। दीपांशु, मेरे से पूछा ना सवाल? बिल्कुल सर, वेदांता। देखिए दीपांशु, वेदांता के अंदर कल भी जैसे डिस्कशन हुआ था, ये स्टॉक अभी साइडवेज ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 270 275 के पास का सपोर्ट निकल के आ रहा है, और ऊपर में 290 300 का रेजिस्टेंस है। जून पूरा महीना इसी रेंज के अंदर घुमा है। जुलाई के स्टार्टिंग 10 दिन के अंदर भी इसी रेंज में ये ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। तो इसमें मेजर ब्रेकआउट तो मिलेगा 290 300 का लेवल टूटने के बाद ही। जब तक ये लेवल ऊपर में नहीं टूटते तब तक इसमें कोई बड़ा मूव बनेगा नहीं। और नीचे में 270 का सपोर्ट है, ये लेवल टूटने के बाद इसमें गिरावट आएगा। तो इसी रेंज में जब तक ये सपोर्ट के पास आता है बाय करे, रेजिस्टेंस के पास आता है सेल करे। इधर साइड मूव अच्छा देखने को मिलेगा जब इसके अंदर रेंज ब्रेकआउट आएगा, तभी। फिलहाल ये साइडवेज है। आपके लिए वेदांता, जो हल्के हरे निशान में कल बंद होने में रहा कामयाब। देखते हैं आज फॉक्सकॉन के साथ जॉइंट वेंचर टूटने का क्या असर स्टॉक पर पड़ता है। हालांकि दोनों ही कंपनियां कह रही कि वो डेडिकेटेड है मेक इन इंडिया के लिए, बनाएंगे अपने अपने तरीके से। साल भर जॉइंट वेंचर रहने के बावजूद दोनों ही कंपनियां टेक्नोलॉजी नहीं तलाश कर पाई और उसके बाद जॉइंट वेंचर तोड़ा है। आइए
आप पैसे बाजार में न तोड़ें, उसके हाँ। लिए हमने आपके लिए कुछ तैयारी की है, और वो तैयारी है यू ट्रेड एल्गो की मास्टर क्लास। यानी कि अगर आप भी एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आज आपके लिए 10:56 पर इस मास्टर क्लास का तीसरा एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। मिस मत कीजिएगा, एक झलक आपके लिए। हमारे ऑफिस में 17 डेफ एंड डम बच्चे हैं, बोल नहीं सुन सकते, सुन नहीं सकते, बट वो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर ये गलत फहमी में बैठा कि मैं नहीं कर सकता, तो अगर कोई डेफ एंड डम बच्चा कर सकता तो फिर आप कैसे नहीं कर सकते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, इससे ये भी प्रूव होती है कि ये मुश्किल काम नहीं है। तीसरी चीज, माइंड ब्लॉक हटा दो कि मैं नहीं सीख पाऊंगा। टेक्नोलॉजी की वजह से ये कुछ जितने भी वर्ग हैं सारे जुड़ पा रहे हैं। यू ट्रेड प्रेजेंट्स एल्गो ट्रेडिंग मास्टर क्लास सिर्फ जी बिजनेस पर। ये हमारी एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास, जरूर जुड़िए और 11 बजे आज दोपहर को आप ये देख सकते हैं। आइए एक दो और स्टॉक्स पर बात करनी है, उससे पहले अविनाश जी से वेदांता पर राय लेनी थी। अविनाश जी, नया कारोबार शुरू करने जा रहे थे, उसका जेवी पार्टनर चला गया है, नए जेवी पार्टनर की तलाश में है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बाकी क्या डिसीजन होगा, अभी भी नहीं मालूम। कल हमने देखा था वेदांता ने जो ये कारोबार था सब्सिडरी के जरिए, वो उसे अपनी होली ओन सब्सिडरी बना दिया। तो काफी डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 24 घंटे में इस सेमीकंडक्टर कारोबार को लेकर। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर वेदांता पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में क्या है कि ये डील कैंसिल होने के बाद स्टॉक थोड़ा सा एक छोटे रेंज में रहेगा। इमीडिएट ट्रिगर तो दीपांशु स्टॉक में अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि देखिए ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और एम्बिशियस था। पहले सब्सिडरी में किया जाने वाला था, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये पेरेंट कंपनी में मर्ज हो जाएगी ये कंपनी। तो डेफिनेटली आने वाले 3-6 महीने में क्या डेवलपमेंट्स वेदांता अनाउंस करता है, कौन सा नया पार्टनर अनाउंस करेगा, इसके ऊपर आगे का स्टॉक की चाल रहेगी। मेरे ख्याल से देखिए इतना आसान नहीं है, कम से कम 3 से 6 महीना लग सकता है कि कोई नया पार्टनर इनके पास आए, फिर वापस ये प्रोजेक्ट शुरू करे। बट डेफिनेटली मार्केट्स में उम्मीद थी कि सेमीकंडक्टर का फॉक्सकॉन के साथ ये जो प्रोजेक्ट था वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज आया है, तो इस कारण से स्टॉक में कोई बड़ी बढ़त एटलीस्ट नियर टर्म में नहीं आएगी। बट हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ होगा। बट हाँ, री रेटिंग के लिए अब मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा समय इस स्टॉक को लग सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त वेदांता।